आता है जो इंटरपोल 2023 की मेज़बानी वियना ऑस्ट्रिया में की जाएगी। अगर हम वियना ऑस्ट्रिया की लोकेशन जानना चाहते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम जाएंगे। ये है वियना ऑस्ट्रिया, ठीक है। रेलवे XYZ में आपका स्वागत है। मैं नंद किशोर, स्टेशन मास्टर। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के नवंबर महीने के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इन प्रश्नों को देखिए और इनको नोट करिएगा। और देखिए चलते हैं। अब जैसा कि पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। पहला विकल्प दिया है मेघालय में, दूसरा विकल्प है अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा विकल्प है गोवा में, चौथा है महाराष्ट्र में। ये है एक्वा पार्क, जो कि देखिए कितना सुंदर दृश्य है इसका। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है एक्वा पार्क का, जहाँ पर मछलियों का पालन किया जाता है ताकि जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो वो गति पकड़ सके। देखिए, तो भारत का पहला जो एक्वा पार्क है वो स्थापित किया जाएगा, सही विकल्प इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखते हैं, इसकी डिटेल पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले के तारिन, जिसे जीरो भी कहते हैं, में भारत के पहले एक्वा पार्क की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो सुबनसिरी जिले के तारिन में इसकी स्थापना होगी और ये भारत के पहला एक्वा पार्क होगा, ठीक है। और देखिए, ये जो है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत इसको अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। तो देखिए, ये जो दिया गया है ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। वहाँ के प्रदेश का चिन्ह अरुणाचल प्रदेश का ये है। और वहाँ का एक फेमस टेम्पल है गोल्डन पैगोडा। ये कितना सुंदर मंदिर है, ये है गोल्डन पैगोडा। मित्रों, आप एक चीज़ बताइए ज़रा मुझे कमेंट में कि ब्लैक पगोडा किससे कहते हैं। याद आया कुछ? ब्लैक पगोडा कहते हैं सूर्य मंदिर को, जो कोणार्क उड़ीसा में है, उसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ब्लैक पैगोडा कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को, ठीक है। और ये गोल्डन पैगोडा है। गोल्डन पैगोडा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि ये दिया गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश आपका कहाँ पर है? देखिए, ये आपके सामने अरुणाचल प्रदेश। अब अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट होता है वहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ये 7 सिस्टर्स जिनको कहा जाता है, वो यानी कि आपके जो 7 राज्य होते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्हीं का ये पड़ोसी, उन्हीं में शामिल ये राज्य है। और ध्यान दीजिएगा, जो अरुणाचल प्रदेश है इसके बारे में, इसे उगते सूरज का प्रदेश भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी राजधानी ईटानगर है और यहाँ पर बोलचाल की भाषा हिंदी है। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और यहाँ पर गवर्नर जो हैं वो BD मिश्रा हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर BD मिश्रा हैं। विधानसभा की बात करें तो इसमें कुल 60 सीट हैं, जिसमें राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा में 1 सीट है, ठीक है। हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन ये आपका अरुणाचल प्रदेश आता है। और अगर हम बात करें इस राज्य की गठन की, तो देखिए, इसे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 21 जनवरी 1972 को, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को दिया गया था। और इसमें कुल 25 ज़िले हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुल 25 ज़िले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो थोड़ा सा, अब अरुणाचल प्रदेश में अगर हम सीमावर्ती राज्यों की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा असम, या असम से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। असम के बाद फिर नागालैंड से बॉर्डर शेयर करता है, फिर ये वर्मा या म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। देखिए, वर्मा दिख रहा है आपको, ये वर्मा है, ठीक है। यहाँ पर इससे बॉर्डर शेयर करता है, असम से बॉर्डर शेयर करता है, नागालैंड से करता है। उसके बाद आपका देखिए भूटान से बॉर्डर शेयर करता है और उसके बाद ये तिब्बत, ठीक है, ये तिब्बत से भी बॉर्डर इसका शेयर करता है ये। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश के बारे में दिखाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में इसको गिना जाता है। 7 सिस्टर क्या होते हैं? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को नॉर्थ
ईस्ट के 7 सिस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? देखिए तो मित्रों, पहला ऑप्शन है बलिदान स्तंभ, दूसरा ऑप्शन है झारखंड युद्ध स्मारक, तीसरा है लश्कर युद्ध स्मारक और चौथा विकल्प है मानगढ़ धाम। तो अभी इन चारों में कौन राष्ट्रीय स्मारक अभी लेटेस्ट में घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, मानगढ़ धाम। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मनगढ़ धाम और मानगढ़ धाम में थोड़ा सा फर्क है, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा। मनगढ़ धाम आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में राधा और कृष्ण जी के भक्ति मंदिर के रूप में बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर है और ये प्रेम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है। लेकिन ये जो मानगढ़ धाम है जिसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है, ये आपका राजस्थान में है। देखिए ये भी बहुत सुंदर है, इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। मानगढ़ धाम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसका डिटेल जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये मानगढ़ धाम का आपके पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर में आपको दिखाया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है। और मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का एक हिल स्टेशन है। यहाँ लगभग 1500 भीलों में महान संत गोविंद गुरु के नेतृत्व में अपने प्राणों की आहुति दी थी। जो गुरु गोविंद साहब थे, उनके नेतृत्व में यहाँ पर 1500 भीलों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। दरअसल हुआ क्या था, मानगढ़ राजस्थान में ये बांसवाड़ा जिले का पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमाएं भी लगती हैं। यहाँ पर महान संत गुरु गोविंद के नेतृत्व में 1500 भीलों ने अपना बलिदान दिया था। और ये करीब 100 साल पहले यानी 17 नवंबर 1913 मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर गुरु का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्र हुए हजारों गुरु भक्तों को ब्रिटिश सेना ने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, तो इसके उपलक्ष्य में मानगढ़ राजस्थान में इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। इसकी राजधानी है जयपुर। इसके राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और एक चीज़ है कि ये विधानमंडल में एक सदनी व्यवस्था है। वहाँ पर कहीं कहीं 2 सदन होते हैं ना, विधानमंडल है, विधान परिषद, लेकिन राजस्थान में ये एक सदनी व्यवस्था है, विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा की 200 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। ठीक है, और उच्च न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय है। तो ये राजस्थान का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मैप में। ठीक है मित्रों, ये है हमारा प्यारा भारत। अगर हम यहाँ से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए हमें देखिए, ये है राजस्थान, आपको पिक्चर में दिखाया गया है, ये राजस्थान है। ठीक है, अब देखिए राजस्थान के बारे में अगर हम ज़्यादा जानकारी चाहें तो ज़रा समझिएगा कि राजस्थान को राजपूताना भी कहा जाता था। इसका पुराना नाम राजपूताना था। और ये ध्यान रखिएगा, भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ करीब 1070 किलोमीटर, ठीक है, की बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। तो जो रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में राजस्थान से शेयर की जाती है। इसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। और फिर बात आती है इसके, अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें तो देखिएगा मैप में आपको दिख रहा होगा, पड़ोस में इसके राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं। तो जिनमें होगा गुजरात, फिर होगा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। और साथ ही साथ में और हरियाणा भी बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान के साथ में। तो ठीक है, तो याद रखिएगा कि तो मित्रों याद रखिएगा, यहाँ हरियाणा भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो आपके जो राजस्थान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले जो राज्य हैं आपने देख लिया है, जिनमें कौन कौन से हैं। गुजरात है, फिर मध्य प्रदेश है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। ठीक है,
ये आपके 5 राज्य हैं और साथ में ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वहाँ पर रेड क्लिफ रेखा जो आपकी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में राजस्थान में ही है। फिर बात आती है राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, और यहाँ पर ही भारत का क्या एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, ठीक है, जो राजस्थान में है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अगर विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पर एक सदनी व्यवस्था है, यानी सिर्फ विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। और यहाँ पर 200 कुल सीटें हैं, जिसमें अगर संसदीय सीट की बात करें तो राज्यसभा की 10 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं, ठीक है। और ये राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन कार्य करता है। यहाँ पर राजभाषा हिंदी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की साक्षरता 66.1% है। लिंगानुपात 928 1000 में है, ठीक है। ये रहा आपका राजस्थान का डिटेल। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? पहला विकल्प है यायर लापिडो को, दूसरा विकल्प है बेनी गैंजेट को, तीसरा विकल्प है बेंजामिन नेतन्याहू को, चौथा विकल्प आर डेरिक को। तो फोटो आप देख रहे होंगे, ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। जरा देखते हैं, इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सत्ता में आश्चर्यजनक वापसी की है। उनकी लिकुड पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दलों ने हाल ही में इजराइल चुनाव 2022 में जीत दर्ज की है, ठीक है। तो इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो फिर से बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए ये इजराइल है, इजराइल का मैप में दिखाया गया है, जो लाल कलर से दिख रहा है, ये शायद आप देख पा रहे होंगे, जो ये लाल कलर से दिखाया गया है ये इजराइल है। और आपका इजराइल का सिंबल जो है आपके सामने दिया गया है। राजधानी इसकी इजराइल की क्या है? यरूशलेम। यरूशलेम का, इसको जेरूशलम भी बोलते हैं। तो यरूशलेम को इजराइल अपना राजधानी का दावा करता है, लेकिन इसकी राजधानी को तेल अवीव वास्तव में बनाया गया है। इसकी राजभाषा हिब्रू और अरबी है। सरकार वहाँ पर संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ के राष्ट्रपति इसाक हरजोंग हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। देखिए इससे पहले नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री थे, अब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत। अगर यहाँ से हम इजराइल जाना चाहें तो देखिए इजराइल के लिए ये एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है और ये है इजराइल की लोकेशन, ठीक है। अगर हम इजराइल की बात करें तो देखिए ये मैप में आपको रिप्रेजेंटेशन इजराइल का दिया गया है। ये मिडल ईस्टर्न कंट्री है। यहाँ की जो राजधानी है वो जेरूशलम है। देखिए जेरूशलम का ये दावा करता है कि ये इसकी राजधानी जेरूशलम है, जो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की करेंसी जो है न्यू शेकेल है। ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिब्रू और रिकॉग्नाइज लैंग्वेज जो है वो अरेबिक है। रिलीजन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ज्यूस लोग रहते हैं, लगभग 75%, फिर इस्लामिक हैं, फिर क्रिश्चियन हैं, फिर अदर्स धर्म है, ठीक है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है वहाँ पर, और वहाँ के राष्ट्रपति इस समय इसाक हरजोंग हैं। और अगर हम बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री के तो बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ के प्रधानमंत्री रिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो ये है इजराइल की लोकेशन, ठीक है। तो ये भारत से आपका ये मिडल ईस्टर्न कंट्री माना जाता है। ये रही भारत से इजराइल की लोकेशन, ठीक है। चलिए, भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल के अंतर्गत किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बायजूस ने बनाया है? पहला ऑप्शन है बराक ओबामा, दूसरा ऑप्शन है लियोनेल मेस्सी, तीसरा विकल्प है रोजर फेडरर, चौथा विकल्प है विराट कोहली। तो जो फुटबॉलर हैं लियोनेल मेस्सी, इनको बायजूस ने अपना एजुकेशन फॉर ऑल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। देखिए उनका कपड़ा, जो बायजूस का ब्रांड का कपड़ा है वो उन्होंने पहन रखा है। अब चलिए आगे देखते हैं। मेसी को अपनी सामाजिक शाखा एजुकेशन फॉर ऑल का पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बायजूस ने। और फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते हैं और अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, उन्होंने समान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बायजू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है गुजरात और चौथा विकल्प है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र विजिबल नहीं है लेकिन वो महाराष्ट्र है, ऑप्शन डी में। तो एक
आपसे पूछ रहा है कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये रानीपुर टाइगर रिजर्व है जो बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई गई है कि द यूपी गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल रिगार्डिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो देखिए टाइगर रिजर्व, ये टाइगर का वहाँ कंजर्वेशन के लिए टाइगर रिजर्व बनाया गया है रानीपुर। अब थोड़ा सा इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं। यूपी में अब 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। पहला टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व, दूसरा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व और चौथा रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व जो चित्रकूट में बनाया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये देखिए इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और ये आपका ये दिखाया गया है। और ध्यान दीजिएगा ये जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है ये 53वां है। ठीक है, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है गुजरात और तीसरा विकल्प है हिमाचल प्रदेश, चौथा विकल्प है पंजाब। तो तराई हाथी रिजर्व कहाँ पर बनाया जाएगा? ये देखिए हाथियों के कंजर्वेशन के लिए वहाँ का हाथी रिजर्व बनाया जाता है। तो ये बनाया जाएगा, ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में यह आपका तराई एलिफेंट रिजर्व बनाया जाएगा जो कि देखिए दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है उसी में इसको बनाया जाएगा। तो आप एक चीज़ जान लीजिएगा, देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का ये पहला हाथी रिजर्व है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व है और देश का 33वां है। और आपको मैंने बताया है कि ये आपका दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? पहला विकल्प है वियना, दूसरा विकल्प है पेरिस, तीसरा विकल्प है ढाका, चौथा विकल्प है जेनेवा। तो इंटरपोल देखिए आपका ये इंटरपोल का हेडक्वार्टर है, दिख रहा है कितनी मनोरम बिल्डिंग, कितनी विशालमय बिल्डिंग बनाई गई है। तो 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, वियना। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ये आपका यूरोपियन कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो देखिए वियना में इसका 2023 का इंटरपोल की मेजबानी होगी। और इंटरपोल के बारे में जान लेते हैं। ये इंटरपोल जो होता है वो आपका इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है? लियोन, फ्रांस में है। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि ये सबसे बड़ा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो 190 कंट्री मेंबर ऑफ कंट्री से मिलकर बना था सन 1923 में। लेकिन इस समय 195 इसमें सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर देखिए भारत में इंटरपोल का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि भारत इसमें शामिल हुआ था 1949 में, इंटरपोल में 1949 में, सन 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ था। तो देखिए ये इंटरपोल का देखिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और वहाँ की यूनिफॉर्म देखिए इंटरपोल की ये पुलिस की होती है, दिख रहा है। और वियना 2023 वियना में 2023 में इंटरपोल महासभा की बैठक होगी। ठीक है, तो वियना 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो मित्रों इस प्रश्न में हमने देखा कि इंटरपोल 2023 में मेजबानी कौन करेगा? तो वियना ऑस्ट्रिया करेगा। ठीक है, पता है जो इंटरपोल 2023 की मेजबानी वियना ऑस्ट्रिया में की जाएगी। अगर हम वियना ऑस्ट्रिया की लोकेशन जानना चाहते हैं तो ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम जाएंगे, ये है वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है और मुद्रा यूरो है। सीमाएं ऑस्ट्रिया बॉर्डर शेयर करता है जर्मनी से। तो उसके बाद अगला बॉर्डर शेयर करता है स्लोवाकिया से। ठीक है, स्लोवाकिया के बाद फिर हंगरी से, हंगरी आपका ये है, हंगरी के बाद फिर इटली से बॉर्डर शेयर करता है। इटली के बाद स्विट्ज़रलैंड से बॉर्डर शेयर करता है, ये रहा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति हेज फिशर हैं और यहाँ के चांसलर वर्नर फैमन हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑस्ट्रिया की लोकेशन। तो भारत से ये रहा लोकेशन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं इसको एक बार। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप इग्नोर मत करिए। पहला पार्ट में दिया गया था भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प आपका क्या होगा? जो पहला विकल्प, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है देखिए अब इसमें निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा घोषित किया गया है। फिर आगे चलते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है ऑप्शन सी, बेंजामिन नेतन्याहू को। फिर आगे चलते हैं। भारत की प्रमुख एडटेक बायजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखिए बायजूस ने एजुकेशन फॉर ऑल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऑप्शन नंबर बी, लियोनल मेसी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है? तो रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका स्थित है कहाँ पर? बताइए जरा। सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प होगा तराई हाथी रिजर्व कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन होगा ए और उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा आपका ऑप्शन सही होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, और अगले चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में यहीं तक। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को कवर किया गया है। तो ये आपके करंट अफेयर का नवंबर महीने का पहला वीडियो है। तो इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्लिक करके आप टेलीग्राम पे भी इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।